हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पैटर्न प्रिंट करने जाएंगे जिस पैटर्न को हम कहते हैं सॉलिड रोम्बस। ठीक है, तो ये पैटर्न हमको प्रिंट करना है। तो इसमें रोज जो इतने हैं ना वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसके बाद ये पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम आई के किस किस तो रो और कॉलम में हम चेक करेंगे इस चीज़ को। जब भी इस टाइप का हमको अगर कोई पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम मिलता है ना, तो उसको हमको रो और कॉलम ऑर्डर में हम उसको व्हाट आई से ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि कैसे रिलेशन हम इसमें व्हाट आई से ऐसे रिलेशन बिल्ड करके हम इस पैटर्न को प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो कितने रो हैं? 4 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब 7 रो हैं और 4 कॉलम है ना। तो हम आई और जे का जो हर बार हम फॉलो करते हैं, आई और जे का वो पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे हमको स्टार और वो चाहिए स्पेस, क्योंकि स्पेस भी है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा है यहाँ पे स्टार ही है, स्पेस ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो जहाँ जहाँ हमारा स्पेस पूरा फील्ड नहीं है ना, जहाँ पे स्टार नहीं है वहाँ पे स्पेस है। तो आई का अगर वैल्यू मान लीजिए रो का वैल्यू 1 है, तो कॉलम का क्या वैल्यू है जहाँ पे हमको स्टार चाहिए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 के लिए। ठीक है, 4 5 6 7। ठीक, अब आई का वैल्यू जब 2 है, ठीक है, आई का वैल्यू जब 2 है तो जे का कौन सा पॉसिबल वैल्यू हमको चाहिए? कौन सा पॉसिबल वैल्यू हम लिखें जिसमें कि हमको पैटर्न चाहिए? तो 3 पे चाहिए, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमारे रो का वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 पे हमको किस किस कॉलम पे चाहिए स्टार? वो है 2 नॉट 1 2 3 4 5, बस 6 7 पे हमको स्पेस चाहिए। और जो लास्ट रो है हमारा, जो कि 4th रो है, तो वो है हमारा जे का कॉलम का क्या क्या वैल्यू है? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो आई का वैल्यू 1 से लेके 4 तक है और जे का वैल्यू कुछ इस ऑर्डर में है। तो इसको हम कैसे रिलेशनल ऑपरेटर के हेल्प से इसको लिखेंगे हम? तो अब हम जे सिर्फ लिखने जा रहे हैं। ठीक, जे का वो पॉसिबल वैल्यू जहाँ पे हमको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो जे हमको क्या दिख रहा है? जे का वैल्यू ग्रेटर है 4 से एंड जे का वैल्यू छोटा है 7 से। मतलब अगर अभी मान लेते हैं जे का वैल्यू 1 है तो 1 ग्रेटर देन 4 फॉल्स, उस केस में हमको प्रिंट नहीं करना है स्टार को। ठीक है, 5 भी अगर हम जे का वैल्यू 5 का बात करते हैं तो 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, 5 लेस देन 7 ये ट्रू है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हम लिख रहे हैं वो हमारा सही है। फिर जे का क्या वैल्यू है? जे का वैल्यू अब 3 है एंड जे शुड बी लेस देन व्हाट 6। फिर जब हमारे रो का वैल्यू 3 है तो उस केस में जे का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आना चाहिए? जे ग्रेटर है किसके? 2 के एंड जे लेस देन किसके है? 5 के। ठीक, जब रो का वैल्यू 4 है तो उस केस में जे का क्या पॉसिबल वैल्यू है जहाँ पे हमको स्टार चाहिए? जे ग्रेटर देन 1 है एंड जे लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 4। ठीक है, तो अगर व्हाट आई से तो 4 प्लस 1 क्या होता है? 5 होता है। तो अगर हमको यहाँ पे राइट साइड में जे ग्रेटर देन इक्वल के राइट साइड में 4 लाना है तो कैसे आएगा? आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 4 है, 4 लाना है। तो अगर हम 5 माइनस 1 कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 कर दे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 कर दे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 4 कर दे तो 1 आएगा। ओके, और हमको यहाँ पे 7 लाना है तो 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 माइनस 1 करने पे क्या आएगा? 7। 8 माइनस 2 करने पे क्या आएगा? 6। 8 माइनस 4 करने पे 4। 8 माइनस 3 करने पे 5।
तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, जे वेट एंटर क्यों दाब दिया मैं, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लाना है ना, तो 4 कैसे आएगा, जब हम इस चीज़ के लिए आई के वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 4 है, तो कैसे आएगा, जब हम 5 - 1 कर दें तो, ठीक। एंड लॉजिकल एंड जे लेस देन इक्वल्स टू 7 लाना है, आई का वैल्यू 1 है, तो क्या मैं ऐसा करें तो 7 आ जाए। 6 में अगर 1 ऐड करें तो 7 आता है, ठीक है। 6 में 2 ऐड करने से क्या आता है 8, लेकिन हमको क्या लाना है 6। 6 में से 3 ऐड करने पे क्या आएगा 9, लेकिन यहाँ पे हमको लाना है 5। तो इसलिए अगर हम 9 - 1 करने पे आता है 7 नहीं, 8 - 1 करने पे आता है 7, 8 - 2 करने पे आता है 6, 8 - 3 करने पे आता है 5, 8 - 4 करने पे आता है 4। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें j लेस देन इक्वल्स टू 8 - i, तो हम अपना एक कंडीशन लगाएंगे, अगर j का ये वैल्यू है इस रेंज को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उस केस में हमको स्टार प्रिंट करना है, ठीक। और नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस केस में हमको क्या सिर्फ बड़े से स्पेस प्रिंट करना है। तो इस चीज़ को हम, ये हमारा लॉजिक हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम अपना कोड लिखने पे आते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। अब हम यूज़र से एक मैसेज यूज़र को देते हैं printf फंक्शन के हेल्प से, एंटर द वैल्यू ऑफ रो, मतलब वो रो का वैल्यू बता दो कितना तुमको प्रिंट कराना है, कितने रो में तुमको इस टाइप का स्टार प्रिंट करना है, इस फैशन में, ठीक है। तो डेसिमल है इसीलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक फंक्शन हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन में, पैटर्न प्रिंट नाम से। इसमें हम a पास कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ होगा क्या, नहीं, ये सिर्फ पैटर्न को करेगा हमारा प्रिंट, और इससे ज़्यादा और कुछ ये नहीं करेगा। इंट n क्या है, नंबर ऑफ रोज जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो कितने रोज थे, 4 रोज थे, कितने कॉलम्स थे, 7 कॉलम्स थे ना। इसके लिए हम एक लूप लगाते हैं, फॉर 2 नेस्टेड लूप, एक लूप मेंटेन करेगा रो को, एक लूप मेंटेन करेगा सारे कॉलम्स के वैल्यू। तो इंट आई असाइन 1, आई शुड लेस देन इक्वल्स टू n, 4 टाइम्स चलाना है i प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक। इंट जे असाइन 1, कब तक जे चलाना है, जे लेस देन इक्वल्स टू, या फिर ये भी लिख सकते हैं जे लेस देन 2 इंटू n, ठीक है। जे प्लस प्लस 2 इंटू n क्यों लिखे, क्योंकि 7 लाना था ना, n का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 2 7, तो j हमेशा छोटा होना चाहिए 8 के, तो 7 लेस देन 8 ट्रू है। तो उस केस में बस हमारा 1 से लेके 7 तक ही हमारा ये जो इंटरनल लूप है ये चलेगा। और इस लूप में हम क्या करेंगे, अभी जो हम रिलेशन डिड्यूस किए हैं, अगर इसको इफ ब्लॉक में लिख देते हैं, अगर ये कंडीशन है ना भाई, तो उस केस में हमको कुछ करना है। क्या करना है, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हमको स्टार प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक, तो उस केस में क्या करना है, हमको उस केस में भी कुछ करना है। उस केस में क्या करना है, स्पेस प्रिंट कर देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हमको स्पेस प्रिंट कर देना। और ये लूप चलने के बाद हमको न्यू लाइन में हमारा कंट्रोल चाहिए और उस लाइन से हमको प्रिंटिंग करना है। तो ये हमारा कोड हो चुका कंप्लीट। अभी ये जनरलाइज नहीं है, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, मान लो 6 रोज दिए, तो देख रहे हैं कुछ गलत प्रिंट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। हम रो का वैल्यू 4 के लिए डिड्यूस किए थे ना, तो बिल्कुल सही है। अब वो एरर क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे 5 और 8 यूज कर रहे हैं। हम n यूजर पे डिपेंडेंट है ना, n 100 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो 5 और 8 लिखे हैं ना, ये वैल्यू कंसिडर्ड करके लिखे, ये जनरलाइज नहीं है। ये जब n का वैल्यू 4 है उस केस में ऐसा होना चाहिए। तो अगर 5 को हम लिखना चाहेंगे हम के टर्म्स में,
तो मान लेते हैं n का वैल्यू 4 था, तो क्या हम लिखे 5, तो कैसे आएगा जब हम n प्लस 1 लिख देंगे तो, और 8 कैसे आएगा जब हम 2 इंटू n लिखेंगे तब। ठीक, अब हम इसको अब ये हमारा प्रोग्राम जनरलाइज्ड हो गया है। अगर हम इसमें एंटर नंबर ऑफ रोज देते हैं 5, तो किस ऑर्डर में प्रिंट हो गया, 5 रो हैं और 9 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर n का वैल्यू एंटर नंबर ऑफ रोज 10 रो हमको चाहिए, तो कुछ इस ऑर्डर में हमारा रॉम्बस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अगर इसी चीज को हम रिकर्शन से करना चाहेंगे तो हो पाएगा क्या, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि फंक्शन के बाद हम न्यू लाइन कैरेक्टर में चले जाते हैं, उसमें अब हम यूज करेंगे रिकर्शन हमारा। ठीक है, पैटर्न प्रिंट फंक्शन को ही कॉल कर दो, लेकिन इसमें हम अब यूज करेंगे रिकर्शन। ओके, व्हाट टू सर्च, कुछ नहीं हमको सर्च करना है। ठीक, रिकर्शन, इसमें हम रो ही पास करेंगे और स्टार्टिंग 1 से। ठीक, अब इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन का डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। तो इस भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा। ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, सिंपली पैटर्न प्रिंट कर देगा। ठीक, पैटर्न प्रिंट रिकर्शन, ये हमारा फंक्शन कॉल है। हम इसमें n पास कर दे रहे हैं और a। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। अब एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि एक लूप तो हमको यहाँ पे यूज करना ही होगा। ठीक है, तो वो नेस्टेड लूप का बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे इंटरनल लूप का जो बात कर रहे हैं ना, हम इसका बात कर रहे हैं। हम सिंपली इसको यहाँ से यहाँ उठा के कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब हम ये लूप चलने के बाद क्या हो, अच्छा अब हम बेस केस सोचते हैं, कब तक हमको ये काम करना है। तो पहला फॉर लूप हम कहाँ तक चलाए हैं, 1 से लेके n तक चलाए हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। जब तक ये काम हमको कब तक करना है, ये काम हमको कब तक करना है, जब तक 1 छोटा है n के। ठीक, 1 जब n के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा पैटर्न जो था वो प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे। ठीक, तो ये बेस केस का मतलब क्या होता है, रिकर्शन तुम तब तक करो जब तक बेस केस सेटिस्फाई नहीं हो जाए। ठीक, या फिर इसको एक टर्म्स में ऐसा भी कहें, ये कंडीशन हमको तब तक चलाना है, ये रिकर्शन हमको तब तक करना है जब तक ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना खत्म, रिकर्शन एंड, हमारे फंक्शन का कोड कंप्लीट। अब ए जब तक लेस देन n है ना, तब तक हमको ये काम करना है। ठीक, ये हो जाने के बाद, प्रिंट हो जाने के बाद हमको क्या कर देना है, प्रिंटफ नहीं, अभी नहीं करने के बाद हम a में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये काम हमको अगले रो के लिए भी करना है। उसके बाद हमको ये फंक्शन को तो कॉल करना ही है, तभी रिकर्शन होगा। ठीक, इसमें n और a पास कर दिए। उससे पहले एक रो प्रिंट हो गया, उसके बाद हमको लाइन चेंज करना है, तो हम उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करके \n कैरेक्टर यूज करके लाइन चेंज कर देंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं। दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। कुछ एरर आ गया है, एरर इसलिए आया, सवेरे से एरर मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी भी उसी चीज़ पे लटका हुआ हूँ। यहाँ पे आई हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। जो आई का काम है वो यहाँ वो ए कर रहा है। ठीक, अब इसको रन करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ रो। अरे भाई 10 लो, तो कितना प्यारा हमारा रंबस प्रिंट हो गया। ये हमारा लूप से हुआ और ये हमारा रिकर्शन से हुआ। ठीक है, कुछ और, एंटर द नंबर ऑफ रो ले लेते हैं 5। उस केस में क्या प्रिंट हो गया, 5 रो हैं, 9 कॉलम्स हैं। अब हमको क्या इसमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बेस केस। इसको आप कुछ ही और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, अगर इसको कुछ और वे में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी इसी चीज को हमको डिफरेंट करना है, तो ये बेस केस हटा के हम ये भी लिख सकते हैं, इफ अगर a इक्वल्स टू n है ना, तो उस केस में रिटर्न हो जाओ। ये रिकर्शन लिखने का दूसरा वे है, एल्स ये काम करो। ठीक, अगर अभी इसको रन करेंगे तो ये भी वही सेम आउटपुट हमें देगा। एंटर नंबर ऑफ रोज 10,
आई थिंक हमारा कोड सही है, चलो सही ही है। ठीक, तो ये रिकर्शन का बेस केस आप कैसे आपको आपके ब्रेन को जिस तरह से कंफर्टेबिलिटी मिलता है रिकर्सिव कोड को डिजाइन करना, बेस केस लिखना, उस तरह आप कर सकते हैं। हमको अगर ए का वैल्यू एन के इक्वल हो गया मतलब रिकर्शन हमको नहीं करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आए, एल्स पार्ट में हमको क्या करना है, ये सारा काम करते चलना है। ये पैटर्न प्रिंट होगा और ये बेस केस है। ये बेस केस अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो ये फंक्शन का कंट्रोल ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, मतलब हमारा कंट्रोल एल्स पे आएगा ही नहीं। एल्स पे आएगा तभी ना ये रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करेगा। जैसे ये फंक्शन चल गया मतलब रिकर्शन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक, इसीलिए बेस केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेस केस नहीं लिखे ना तो रिकर्शन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ठीक है, तो बेस केस किसी भी चीज को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज को क्या, अगर हम लूप यूज करते हैं तो लूप में भी एक कंडीशन लिखते हैं ना, लूप हम कब तक चला रहे हैं, हम किसी भी चीज को कब तक करते हैं, उसी तरह ये रिकर्शन को रोकने का हमारा बेस केस है। ठीक, इस तरह के रिकर्शन को क्या कहते हैं, इस तरह के रिकर्शन को कहते हैं नथिंग बट, अभी रिकर्शन में मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, टेल रिकर्शन। ठीक है, ये तो बस स्टार्टिंग। ठीक, इसको कहते हैं टेल रिकर्शन, क्योंकि टेल रिकर्शन मतलब क्या, उससे पहले सारा वर्क परफॉर्म कर दिया और लास्ट में ये फंक्शन का सबसे लास्ट जो ये व्हाट इज स्टेटमेंट है वो रिकर्सिव कॉल ही है। तो उस टाइप के फंक्शन, उस टाइप के रिकर्शन को क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन। हेड रिकर्शन क्या होता है, हम स्टार्टिंग में बेस केस लगाते हैं और रिकर्सिव फंक्शन को लिख लेते हैं, उसके नीचे सारा इस फंक्शन से हम जो वर्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो लिखते हैं, तो उस केस को हम कहते हैं हेड रिकर्शन। लेकिन इस टाइप के रिकर्शन कॉल को कहते हैं टेल रिकर्शन, जिसमें कि रिकर्शन ही सबसे लास्ट चीज है जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो बेस केस ये हो गया। उसके बाद तो कुछ नहीं किया। अगर आपको इटरेटिव कोड समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो A++ है ना, ये जो हमारा फॉर लूप था ना, ऊपर वाला फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर जो फॉर लूप है, ये बस वही काम कर रहा है। और उसके अंदर हमको क्या करना है, प्रिंट करना है पैटर्न। कब प्रिंट करना है, जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए। ठीक, खुद से कॉपी लीजिए, जैसे हम रिलेशन डिड्यूस किए, जनरलाइज किए। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में, समझ ही नहीं आता था रिकर्शन कैसे काम कर रहा है, लूप कैसे काम कर रहा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें दिमाग के ऊपर से जाएगी, तो ये नॉर्मल है। थोड़ा सा टाइम, पैसेंसली, पैसेंट मतलब क्या, थोड़ा सा पैसेंस रख के एक एक चीज़ को ट्रेस कीजिए, समझिए ये जो रिकर्शन में बेस केस है ये कब कब ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक एक 5 से 6 क्वेश्चन में आप रिकर्शन को ट्रेस कीजिए ना, इतना इजी आपको लगने लग जाएगा ना। क्योंकि आगे जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें रिकर्शन तो सबसे पहले हमको बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम उसमें टेबुलेशन करते हैं या फिर मेमोराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ आपको आ जाएगा, यही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, तो अगर आपको रिकर्सिव कोड लिखने में अगर दिक्कत जाती है तो कोई बात नहीं, आपको अगर ये नेस्टेड फॉर लूप का वर्किंग समझ में आता है तो आप ये फॉर लूप को भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे भी रिकर्सिव कोड इटरेटिव कोड के टर्म्स में थोड़ा मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये टाइम भी थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक, तो अगर आपको फॉर लूप का भी ये कोड लॉजिक समझ में आ गया कि कब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, कब स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, कब हम लाइन चेंज कर रहे हैं, मतलब ये छोटा, ये 5 लाइन 6 लाइन का कोड अगर आपको समझ में आ गया ना कैसे इसका कंट्रोल है, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ठीक, मैं तो यही कहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो इस पर बहुत आएगा। लाइक कीजिए, एक ही वीडियो को 5 से 6 बार देखिए। ठीक, धीरे धीरे आपको हर एक लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्यों रिकर्शन हम यूज करते हैं, कब हम आइटरेशन यूज करते हैं। ये तो कंफर्म है, जितना टफ रिकर्सिव कोड जितना टफ इटरेटिव कोड लिखना है ना, उससे ज़्यादा इजी है बेस ये इटरेटिव कोड लिखना है। इसमें हमको बस 2 ही चीज़ को केयर करना है, एक इटरेट, एक रिकर, ये क्या मैं बोले जा रहा हूँ, एक हमारा बेस केस, ठीक, और दूसरा हमारा रिकर्सिव केस। और वर्क तो हम क्या परफॉर्म करने ये हमको पता ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिकर्सिव केस। तो हमको रिकर्सिव केस के लिए रिकर्सन ट्री बना के ट्रेस हमेशा करने की नीड नहीं है। आप प्रैक्टिस ये कीजिए
कि कुछ ऐसा कंडीशन हो जिसका वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है ना, अब उसको बेस केस लिखिए, ठीक। और आपको ये थोड़ा सा बस समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि क्या वो रिकर्शन का जो हम बेस केस लिख रहे हैं कभी वो चलेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारा कभी ट्रू होगा ही नहीं तो ये रिटर्न कीवर्ड चलेगा क्या? रिटर्न कीवर्ड चलेगा ही नहीं, हमारा फंक्शन हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये क्या है? स्टॉप है, ये ब्रेक समझ लीजिए, जैसे कार में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकता है ना, ये रिकर्शन का ब्रेक है। बेस केस रिकर्शन को ब्रेक करता है, मतलब तोड़ देता है, जैसे लूप को हम तोड़ते हैं ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से, उसी तरह रिकर्शन को अगर तोड़ना है तो हम यूज करते हैं बेस केस। तो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक। बेस केस लाइफ में तो इंपॉर्टेंट है ही एज वेल एज रिकर्सिव कोड में भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे इस तरह के वीडियो और आएगी, आप अच्छे से समझिए, एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना के फिर से बहुत, मैं नहीं तो फिर कॉपी में आपको हर एक चीज़ कैसे फॉर्मुलेट करता हूँ, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कब क्या करना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।